अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाद अजीज़ और प्रोग्राम है फ़ॉरेन पॉलिसी विद रियाद अजीज़। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम मुल्कों की फ़ॉरेन पॉलिसी डिस्कस किया करेंगे और ख़ास तौर से पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ ममालिक से ताल्लुकात के हवाले से हम बात किया करेंगे। ज़ाहिर है कि फ़ॉरेन पॉलिसी का मामला है तो फिर हम इंटरनेशनल इश्यूज़ भी डिस्कस करेंगे इस अपने प्रोग्राम में। और इंटरनेशनल इश्यूज़ में आजकल जो सबसे बड़ा मौजू है, सबसे अहम मौजू आज का, कि डोनाल्ड ट्रंप 47वीं सदर बन गए हैं अमेरिका के, 47वें सदर बन गए हैं अमेरिका के। और उसमें उन्होंने अब क्या करना है सदर बनने के बाद, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या खदशात हैं दुनिया को, और पाकिस्तान की कुछ सियासी जमातों को क्या क्या उम्मीदें हैं, और पाकिस्तान के अंदर क्या हालात बदल सकते हैं और इंटरनेशनली क्या हालात बदल सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद। ये हमारा आज का मौजू रहेगा। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू रहेंगे सरदार मोहम्मद अशरफ खान। आप माहिर बैन अक़वामी उमूर और माहिर माशियात हैं। अक्सर इनके तज्ज़ियात टेलीविज़न पे और अखबारात में आप सुनते और पढ़ते होंगे। तो मेरे साथ इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। आज का हमारा मौजू फोकस रहेगा डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी। वो दूसरी दफ़ा सदर बने हैं। बहुत कांटे का मुकाबला था दोनों के दरमियान, यानी कमला हैरिस और इनके दरमियान, और बिलाखिर वो सदर मुंतखब हो गए, जिसकी उम्मीद कुछ हल्के बिल्कुल नहीं कर रहे थे कि वो सदर मुंतखब हो सकते हैं। और कुछ हल्के ये कह रहे थे कि अमेरिका में ही कुछ हल्के, और ख़ास तौर से कमला हैरिस का भी ये बयान था कि सदर अगर ये मुंतखब हो गए, यानी डोनाल्ड ट्रंप मुंतखब हो गए, तो अमेरिका की जमहूरियत को सबसे बड़ा ख़तरा इनके बाद होगा। ऐसा होगा कि नहीं, इस पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार मोहम्मद अशरफ साहब। थैंक यू। सरदार साहब, आपको क्या लगता है, डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद दूसरी दफ़ा मुंतखब हुए हैं और बड़े कांटे का मुकाबला था, क्या लगता है क्या होने जा रहा है इनके सदर मुंतखब होने के बाद? एक तो ये बात है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी जो कामयाबी है वो मैसिव है, और इतनी मैसिव है कि शायद उनको खुद भी इतनी उम्मीद नहीं थी। उनको कांग्रेस के दोनों हाउसेस में अक्सरियत मिली है, और उनका जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट है उसमें अब अक्सरियत ट्रंप के हामी जजों की है। तो इस तरह से ट्रंप की ये जो विक्ट्री है ये बहुत बड़ी है, ये तारीख़ी तौर पर बहुत बड़ी विक्ट्री है उनके हिसाब से भी, और ख़ुद अमेरिका के हिसाब से बहुत बड़ी विक्ट्री है। एक तो ये बड़ी बात हुई है कि उन्होंने जो ओरिजिनल आइडिया था कि जो वाइट रेसिस्ट जो स्लोगन था उनका, तो दैट प्रिवेल्ड एक्चुअली। और यानी आप ये कह रहे हैं कि इस मैसिव विक्ट्री में वाइट रेस का बड़ा रोल है? बड़ा रोल है, क्योंकि अमेरिका में, अच्छा, लेकिन दूसरी दो तीन और चीज़ें हैं जिसको देखना चाहिए कि एक तो अमेरिका का जो नया प्रेसिडेंट इलेक्ट है, ये इट कुड बी अ ब्लेसिंग फॉर द वर्ल्ड आल्सो। क्यों? कि वो दुनिया में जंग का हामी नहीं है। ही इज़ एंटी वार प्रेसिडेंट। तो ऐसा उम्मीद हो सकती है कि यूक्रेन में जो हालात हैं उसके ऊपर वो तब्दीली आ सकती है। ये भी हो सकता है। देखिए, इसमें एक तो ये बात है कि जो अच्छा, इसमें ठहर जाए, मैं थोड़ा सा इंटरनल मामला डिस्कस करूँ, फिर हम आते हैं इसके वॉर पे। ये बताइए आप कि डोनाल्ड ट्रंप ये जीत गए, आपने रेसिज्म का खुद ही कह दिया कि रेसिज्म कितना मजहब का उन्होंने इस्तेमाल किया है, या जो क्रिश्चियनिज्म है, क्रिश्चियनिटी, उसके ऊपर उन्होंने कितना फोकस किया या जोर दिया अपनी इलेक्शन मुहिम के दौरान? देखिए, उसमें जो उनका जो बुनियादी इशू था वो था अबॉर्शन। तो अबॉर्शन पे जो रिपब्लिकन पार्टी है उसके जो व्यूज़ हैं बहुत डिफरेंट हैं और एक्सट्रीमिस्ट हैं। तो उनको उन्होंने वो किया है, अगरचे के इसीलिए आप देखते हैं कि जो अमेरिकन औरतों ने बड़ी तादाद में कमला हैरिस को वोट दिया है, ट्रंप को कम वोट मिले हैं औरतों के, और जो मर्दों के वोट उसको ज़्यादा मिले। तो इट हैज़ बीन लाइक अमेरिका में ये एक नई रवायत पड़ी है कि मेल एंड फीमेल जो कॉन्फ्लिक्ट है
उसमें और इजाफा होगा नहीं होगा, इसमें देखना है। अच्छा, इस जीत में इसमें तो जो रिलीजियस एलिमेंट है, ही हिमसेल्फ इज अ वेरी एक्सट्रीमिस्ट पर्सन। ट्रम्प जो है वो रिलीजियसली बहुत स्ट्रांग है और उसको वो यूज करता है और एक्सप्लॉइट करता है। आप समझते हैं कि एक्सप्लॉइट हुआ है इस दफा भी? बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुआ, छोटा मोटा नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, इसमें अब दूसरी बात कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह, मतलब जीतने की वजह बज़ाहिर तो दो ये आपने सामने रख दी। क्या वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी या आप समझते हैं कि अमेरिका के लोग जो वहाँ के कॉरपोरेटर्स हैं वो सपोर्टर रहे हैं आपके ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप के? देवर मैसिव सपोर्टर्स। ये ऐसा नहीं है। अमेरिका का जो कॉरपोरेट बिजनेस था, बिग बिजनेस, सारा बिग बिजनेस जो है मस्क समेत, एलन मस्क समेत सारे जो बड़े बिजनेस हाउसेस थे, कॉरपोरेट अमेरिका है, उसने फुली ट्रंप को सपोर्ट किया है। अच्छा, इस इलेक्शन में एक बड़ी अजीब बात हुई है कि पैसे इस्तेमाल हुए हैं। जैसे पाकिस्तान में वो बिरयानी पे वोट मिलता है ना, तो क्या आप समझते हैं कि वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ? नहीं, ये एक्चुअली प्रोपेगेंडा बार है। बात ये है कि मीडिया जो अमेरिका में है वो मीडिया और प्रोपेगेंडा इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और उसकी वजह से अभी उसमें पैसा लगता है, कमर्शलाइजेशन है, कॉर्पोरेट बिजनेस जो है वहाँ, या मीडिया जो है वो। नहीं, एलन मस्क की तरफ से एक, मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सदाकत है, एक ऐलान उनकी से जोड़ा गया कि वो पैसे खर्च कर रहे हैं और वो देंगे वोटर्स को, और वो सब, यानी जो सोशल मीडिया पे सपोर्ट करेगा उसको इतने $9, $9 या $10। पब्लिसिटी गिमिक तो है इसमें, लेकिन एलन मस्क ने मैसिवली सपोर्ट किया है ट्रंप को, एक पैसे के साथ। पैसे तो है, पैसे के अलावा उसने गिमिक, उसने देखिए वो मामला कोर्ट में भी गया था ना। नहीं, कोर्ट ने कहा इसके अपने पैसे जो मर्जी करे। हाँ। तो बात ये है कि वहाँ उसने जो वोटर्स को, बट मैं आपको बताऊं कि अमेरिका में ये जो इलेक्शन है उसमें जो पैसे की वजह से, देखो जो वाइट जो रेसिस्ट या जो अल्ट्रा वाइट जो रेसिस्ट हैं उनका बड़ा रोल है, और कॉर्पोरेट बिजनेस का बहुत रोल है। मैसिव इन्वेस्टमेंट हुआ है ट्रंप में। आप ये कह रहे हैं कि एलन मस्क अकेले नहीं है, और भी बहुत बड़ी तादाद, सब हैं। आप देखो ना, आखिर में तो वाशिंगटन पोस्ट ने और दूसरे जो बड़े मीडिया हाउसेस थे उन्होंने भी कमला हैरिस को इंडोर्स नहीं किया, बिकॉज ऑफ द बिजनेस रीजंस, कि भाई दे डिडंट वांट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड। आप समझते हैं कि उसकी पॉलिसी बिजनेस हमेशा से रही है। पिछली दफ़ा भी अमेरिका में जो भी इश्यूज थे उसमें अमेरिकन बिजनेस जो है वो ट्रंप से बहुत खुश था, और उसकी जो पॉलिसी, क्योंकि टैक्स रिलीफ देता है, वो बड़े बिजनेस को टैक्स रिलीफ देता है और उनको मैसिव टैक्स और उनको फैसिलिटेट करता है। अच्छा, ट्रंप के आने के बाद अब कुछ खदशात हैं, जो कि उसका अपना ऐलान भी है कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ अच्छा सलूक नहीं करेगा। पहले उनको वहाँ पर डिटेन सेंटर्स में डालेगा, उसके बाद उनको डिपोर्ट किया जाएगा। डिटेन सेंटर में 60 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। देखिए, एक तो ये बुनियादी बात समझ लीजिए कि दुनिया में और वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये यहाँ नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में ये हुआ, यूके में ये हुआ, यूरोप में ये हुआ, इवन जर्मनी में हुआ। यू सी, क्योंकि जो इमिग्रेंट्स हैं और ख़ास तौर पर एशियन अफ्रीकन जो लोग हैं वो बड़ी मैसिव तादाद में आए हैं और उन्होंने जाके जॉब ले लिया। आज आप अमेरिका के में देखें कि जितनी टॉप जॉब्स हैं वो एशियंस के पास हैं, इंडियंस के पास हैं, और खैर पाकिस्तान तो इतने नहीं है, लेकिन ये कि कहीं ना कहीं वो तो लीगल है ना, वो तो इलीगल इमिग्रेंट्स की बात कर रहे हैं ना। मैं यही कह रहा हूँ कि इसमें मेजर प्रॉब्लम जो है वो है इन्फ्लक्स ऑफ इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं। वो जो आ जाते हैं तो उनका कानून है कि वो वहाँ से निकाले नहीं जा सकते, वो स्टे ऑर्डर ले लेते हैं, वो सारा साल रहते हैं। तो अभी मुल्कों में देखिए इकॉनमी बहुत बड़ी है, उसके अंदर एब्जॉर्प्शन था, अब इकॉनमी श्रिंक हो रही है अमेरिका की खुद की, इसीलिए वो कह रहा है कि मैं चाइना के खिलाफ 20%, 30%, 10%, 18% मैं टैक्सेस लगाऊंगा। तो उसकी वजह यह है कि अमेरिका जो दुनिया में लिबरल डेमोक्रेसी और फ्री मार्केट का सबसे बड़ा चैम्पियन था, वो अब वापस प्रोटेक्शनिज्म की तरफ आ रहा है। एक वक्त तो ऐसा था
कि अमेरिका जो है वो ग्लोबल ट्रेड और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की दुनिया में था। आज कहीं नहीं, आज तो खुद अमेरिका अपनी जो इंटरनेट प्रोटेक्शन में, तो ट्रंप जो है वो इस बात का बहुत बड़ा हामी है कि अमेरिका में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका जो डिपेंडेंस है चाइना पे उस पर कम होना चाहिए और खुद यूएसए में मैन्युफैक्चरिंग को रिवाइव करना चाहिए। अच्छा, पिछले दौर में भी उसने किया, अब करेगा। और आप समझते हैं कि ये जो कमला हैरिस का एक बयान भी था इलेक्शन कैंपेन के दौरान कि अमेरिका की जमहूरियत को सबसे बड़ा ख़तरा होगा ट्रंप के सदर बनने के बाद। अच्छा, फिर आपने खुद भी कहा कि सारे जज जो हैं उसके फेवर के हैं। जब जिस मुल्क में जज अगर फेवर के आ जाएं तो फिर वहाँ तो डेमोक्रेसी जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो फिर वो डिसीजंस होते हैं, फैसले होते हैं। तो आप समझते हैं कि कमला हैरिस ठीक करी? नहीं, देखिए, हम जब कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं या डेमोक्रेसी देखते हैं या पावर स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमारा अपने मुल्क का नक्शा हमारे दिमाग में होता है। We cannot compare our country to America remains, whatever you say, remains the icon of democracy and constitutionalism। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए इसकी दो तीन बातें। देखिए, ये जो गुज़श्ता 4 साल थे ट्रंप के, ये बहुत मुश्किल साल थे। उसने अदालतों में फेस किया, उसको वही प्रोसिक्यूशन में ऐसा लगता था जैसे पाकिस्तान हो रहा है। यू सी, जजों ने उसको रिलीफ भी दिया, उसको बंद भी किया, वो आगे पीछे उसके केसेस चल रहे थे। तो उसको बड़ा ही टफ तजुर्बा हुआ है खुद अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के साथ। और हो सकता है कि चूँकि पिछली दफ़ा जो ट्रंप था वो दूसरा ट्रंप था, मैं इस दफ़ा के ट्रंप को मैं इस कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ कि हो सकता है कि ये एक बड़ा तब्दीली हो दुनिया में, अमन के लिए पैगाम लेके। क्यों? अमेरिका का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो अमेरिकन इकॉनमी में जो है वो वार इन्वेस्टमेंट है। अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने $10 ट्रिलियन खर्चा किए हैं। अच्छा, मोर देन अमेरिका के खुद के, बाकी तो $30 ट्रिलियन खर्चा हुआ टोटल, तो उसमें बाकी मुल्कों के भी हैं। जो चाइना का इन्फ्लुएंस है इकॉनमी पे दुनिया में बढ़ रहा, तो वो ट्रंप उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। रुकेगा नहीं रुकेगा वो एक अलग बहस है, वो अलग बहस है। बट पॉइंट यहाँ ये है कि ट्रंप जो है वो 2 बातों पे फोकस कर रहा है। एक तो ये कि अमेरिका को जंग के जोन से बाहर निकाला जाए। देखिए, अफगानिस्तान की जंग ख़त्म नहीं हुई तो यूक्रेन शुरू हो गया, यूक्रेन की अभी ख़त्म नहीं हुई तो मिडल ईस्ट में प्रॉब्लम शुरू हो गए। तो आज मैं देख रहा था कि उसने या नेतन्याहू ने उसको कोई मुबारकबाद का पैगाम वगैरह दिया है, लेकिन इसने कोई बड़ा कॉशियस किस्म का जवाब दिया है उसको। आई थिंक तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है, देयर इज़ ए गुड पॉसिबिलिटी कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट में भी ये रियलाइजेशन हुआ हो कि भाई वार मशीन को एक हद से आगे नहीं ले जा सकते। अमेरिका का गुज़श्ता 40 साल का इकनॉमिक डेवलपमेंट का रिकॉर्ड बहुत कम है और मिलिट्री ऑपरेशंस का रिकॉर्ड ज़्यादा है, तो उससे अमेरिका को निकालना ज़रूरी है। तो मैं ये समझता हूँ, तो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट भी उसकी असला साजी और असला फ़रोख्त है ना। देखिए, जंगों के दौर से दुनिया को निकालना ज़रूरी है। अगर ये तो मेरा आपका ख्याल है ना, लेकिन वो मेरा ख्याल नहीं, ये खुद ट्रंप का ख्याल है, ये मेरा नहीं, ये ख्याल है मेरा। तो मेरे ख्याल से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। बात ये है कि ट्रंप का अपना ये ख्याल है। देखिए, अफगानिस्तान से उसने अपने आप को मैं ये कह रहा हूँ कि अमेरिका की मईशत का एक बहुत बड़ा दारोमदार जो है उसके असले और देखिए, अमेरिका दुनिया का लीडर है टेक्नोलॉजी में, साइंस में, बाकी तमाम चीज़ों में, मीडिया में, हर चीज़ में। ऐसा नहीं है कि जी उसका सारी इस्लाह की कंपनियां बहुत बड़ी हैं और उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पे और अमेरिकन दिफाई पॉलिसी बनाने पे। तो वो क्रिएट करते हैं कि जहां उनको ग्राहक मिले जो उनके इस्लाह खरीदते। जैसे आप देखते हैं चाइना के खिलाफ राइवली खड़ा करके ताइवान को उन्होंने खूब माल बेचा। इसी तरह से इंडिया को चाइना के खिलाफ करके इंडिया को खुद माल बेचा उन्होंने। हाँ, मिडल ईस्ट की मिसाल मौजूद है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो उनकी इंडस्ट्री है ना। नहीं, वो तो ठीक बात है, बट अमेरिकन पीपल आर अफेक्टेड। यू सी, अमेरिकन पीपल ने इस दफा जो आप ये कह रहे हैं कि ट्रंप वो डिफरेंट एंगल से सोच रहा है और वो वॉर के हवाले से बहुत मोहतात रहेगा या उस तरफ नहीं जाएगा और उसमें उनकी असला इंडस्ट्री मुतासिर हो सकती है। नहीं, देखिए, उनको कंटेंट करना जरूरी है।
उसको असला इंडस्ट्री को ख़त्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो दे रिमेन द बेस्ट पीपल। देखिए आज उनकी असला इंडस्ट्री जो है वो दूसरे मुल्कों में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इंडिया में हो रही है, फलानी जगह हो रही है, फलानी जगह हो रही है। बात ये है कि अब खुद अमेरिका में अमेरिकन वो जो है वार कॉम्प्लेक्स है उसको प्रमोट करना आसान नहीं रहा है, कास्ट बढ़ गई है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, इसके खरीदने वाले अब इतने कम हो गए हैं। देखिए इंडिया के और ताइवान के अलावा कोई नहीं है। पाकिस्तान था, उसको उधार देते। सऊदी अरब बहुत बड़ा है उसका बायर नहीं, बट सऊदी अरब है, आई एग्री विद यू, बट सऊदी अरब क्या कर रहा है? सऊदी अरब कोई वो इतला जमा कर रहा है, उसने कोई यूज़ किया? वो वहाँ तो कोई लड़ा नहीं, लड़ सकता नहीं, उसके अंदर ताकत है ही नहीं इतनी। मतलब इसला जमा करते उनके पैसे हैं। नहीं, उनको तो पैसों से गर्ज है, आप उसको इस्तेमाल करें ना करें, उनकी चीज़ बिक गई ना। नहीं ऐसा नहीं। बात यह है कि वो इसला को डंप करते हैं, अग्री है, मैं समझता हूँ इसला को भी डंप करते हैं, एक आर्टिफिशियल क्रिएट करते हैं। यमन भी क्रिएट हुआ, अब लेबनान भी है। जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट और इफेक्ट होगा वो चाइना की ट्रेड पॉलिसी के। अच्छा, मैं चाइना की तरफ आता हूँ थोड़ा सा मैं दूसरा मैं कहता हूँ ईरान के ऊपर इसका इम्पैक्ट। मैं आ रहा हूँ यहाँ पे। पहले मैं थोड़ा सा इंटरनल मामला डिस्कस करूँ। आखिरी मामला जो इंटरनल है कि वहाँ पर मौजूद पाकिस्तानियों पर और मुसलमानों पर कोई फ़र्क पड़ेगा ट्रम्प के आने के बाद? देखिए, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को जो गारंटीज़ हैं उसको ट्रम्प भी ख़त्म नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ेगा ना। जब वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर, टू थर्ड मेजॉरिटी तो नहीं है ना उसके पास, वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं कर सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन, एज लॉन्ग एज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंटैक्ट, न तो अमेरिकन डेमोक्रेसी को कोई खतरा है। ठीक है कि ये दो डिक्टेटर टाइप का आदमी है, ये जो है वो पावरफुल प्रेसिडेंट है, एंड ही असेट्स हिज पोजीशन खुद विद इन द अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट में। ये बहुत पसंदीदा आप समझते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना मुसलमानों पर ना ही पाकिस्तानियों पर? नहीं, फ़र्क ये पड़ेगा कि आपको अब अमेरिका में नौकरी ढूंढने से के बजाय अपने अपने मुल्कों में गुंजाइश पैदा करनी पड़ेगी, इकोनॉमीज़ को डेवलप करना पड़ेगा ताकि आपके मुल्क में लोगों को रोज़गार मिले। आपको पता है इंडिया में इस वक्त क्या सूरत हाल है? इंडिया में 20 करोड़ लोग। सर ये तो डिफरेंट बात हो गई ना। मैं जो ऑलरेडी अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी हैं या मुसलमान हैं, मैं उनके इलीगल इमिग्रेंट, देखिए जो लीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि मैं आपको ये भी बताऊं कि जो मुस्लिम हैं या अरब्स हैं उन्होंने बाय एंड लार्ज ट्रम्प को सपोर्ट किया है बाइडन के खिलाफ और डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ। क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी का एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि वो पार्टी इस वक्त लीडरलेस पार्टी है। उनके पास देखिए उससे पहले क्लिंटन था, ओबामा था, यू सी दे हैड बिग नेम्स, दे आर नो मोर देयर। अच्छा, इसमें डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी को रूस कैसे देख रहा है आपके ख्याल? रूस के लिए तो बहुत अच्छा है। रूस के लिए इसलिए अच्छा है कि पुतिन के साथ पर्सनल इक्वेशन जो है वो ट्रंप की बहुत अच्छी है। एक तो ये कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई ट्रंप ने पुतिन ने हमेशा जो है वो ट्रंप की मदद की है फाइनेंशियली, अदरवाइज जो वो एक लंबी कहानी है। पिछले इलेक्शन में ये इल्ज़ाम लगा था कि इसको जितवाने में रशियन का एजेंसीज का काम रोल रहा। बट ये अभी तो साबित पिछले इलेक्शन में नहीं, इल्ज़ाम तो था ना। इल्ज़ाम तो है अभी भी। अच्छा, अभी इस दफा तो नहीं बताया क्योंकि इस दफा पुतिन वाज वेरी बिजी इन अदर थिंग्स। तो अमेरिका में पुतिन वगैरह का इन्वॉल्वमेंट जो है वो एंटी होता है। अच्छा, इसको चाइना किस तरह देखेगा आपके ख्याल? देखिए, चाइना एक बड़ी इकोनॉमिक पावर है, नो डाउट। अच्छा, वो अब ट्रंप के आने से ना आने से इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं करेगा, थोड़ा बहुत करेगा। क्या करेगा कि चाइनीज़ प्रोडक्ट के ऊपर वो ड्यूटी लगाएगा। अच्छा, इसका एक और इम्पैक्ट भी है कि भाई चाइनीज़ प्रोडक्ट तो इंपोर्ट तो अमेरिकन करते हैं ना सबसे ज़्यादा। अच्छा, अमेरिकन जो इंपोर्ट कर रहे हैं तो उनका महंगे हो गए तो कास्ट बढ़ेगी, तो वो जो उसका इन्फ्लेशन है बढ़ेगा, तो फिर अमेरिकन पब्लिक जो है वो इसके खिलाफ बात करेगी। तो एक तो ये तो बहुत आसान नहीं है, ये 18% या 20% वो टैक्स लगाने की बात कर रहा है। अच्छा, पूरा यूरोप इस पूरे खेल को कैसे देख रहा है ट्रम्प की कामयाबी? देखिए, यूरोप वहाँ पे क्या असरात मुरतब होंगे? यूरोप में बड़े अहम बात क्या है कि ट्रम्प जो है वो नेटो को कहेगा कि यूरोप वाले लोग
अगर नेटो को बरकरार रखना चाहते हैं तो अपना खर्चा खुद उठाएं। ये तो बहुत पहले से बात चल रही है, तो कैमला है, ये इसके दौरान, बाइडेन के दौरान भी ये बात चलती रही। नहीं, लेकिन अगर ये आप समझ लो कि जो ट्रम्प है वो एक्सप्लिसिटली कहता है, फ्रांस को भी उसने बता दिया, जर्मनी को भी उसने बता दिया, ब्रिटेन उसका कुलीग है, उसको ब्रिटेन को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, ब्रिटेन तो उसका अपना बच्चा है। तो पॉइंट यहाँ ये है कि यूरोपियन कंट्रीज़ को अपने डिफेंस के सिलसिले में अमेरिका के ऊपर इन्हिसार कम करना पड़ेगा, ताकि अमेरिका की इकॉनमी को जो इम्पैक्ट हो रहा है उसके जो यूरोप को डिफेंड करने का जो बोझ है उस बोझ को हल्का करें। यूरोपियन यूनियन में क्या होता है, मैं आपसे पूछ ही रहा हूँ कि यूरोपियन यूनियन ट्रम्प की कामयाबी से आपके ख्याल में मतलब खुश होगी या सेटिस्फाइड होगी, या वो इसमें तशवीश की लहर है? खुशी और गम की बात नहीं है, स्टेट रिलेशन में एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे और यूरोपियन नेशंस को अपनी पॉलिसियों में चेंज करना पड़ेगा। इसका एक और इम्पैक्ट हो सकता है। वो इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि यूरोपियन कौमें जो है, ख़ासतौर पर जर्मनी वगैरह है या फ्रांस है, ये चाइना की तरफ टिल्ट कर जाएं। इसी कर भी रहे हैं। तो इसमें ये इंटरनेशनल रिलेशंस में अब आ जाते हैं सर, ये यूक्रेन की तरफ। आपने शुरू में बात की कि यूक्रेन वॉर जो है वो ख़त्म हो सकती है ट्रम्प के आने के बाद। कितने इम्कानात हैं इसके? इसलिए कि अमेरिका के मफादात तो बहरहाल हैं यूक्रेन की वॉर जारी रखने में। क्या है अमेरिका के, देखिए अमेरिका की ईगो का मसला, यूक्रेन से अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है? आप नहीं समझते वहाँ पे उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट? पड़ोस है यार। नहीं, रूस का पड़ोस है, लेकिन रूस को डिस्टर्ब करने के लिए तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है ना। व्हाई यू आर डूइंग इट? इससे देखिए ना, आपने जो किया यूक्रेन में, तो आपने रशियन जो एसेट्स हैं फ्रीज किए, नंबर 1। आपने रशियन इकॉनमी को बैन करने की कोशिश की, तो बहुत बैन तो ही नहीं। देखिए ना, इम्पैक्ट आपने रशियन इकॉनमी को वो करने, देखिए तो अभी जो रशिया है वो तो यूक्रेन पे कब्जा चाहता है ना, और ये चाहते हैं कि हमारे, आप इस बात को थोड़ा सर, वो मुआहिदा तो है, लेकिन अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है यूक्रेन पे, और वो वॉर के बगैर पॉसिबल नहीं है। अब वो अच्छा खासा उसका इन्फ्लुएंस बढ़ गया है। तो देखिए, जो नेटो के साथ जो पुतिन का और रशिया का जो एग्रीमेंट था, उसमें ये बात थी कि भाई आप यूक्रेन को नहीं छेड़ोगे। कौन? वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं करेंगे। ये उस माहिदा का हिस्सा है जो माहिदा यूरोप के और रशिया के और अमेरिका के दरमियान हुआ। तो इन्होंने उसको वायलेट किया है। इसने क्यों वायलेट किया? उन्होंने कहा जी रशिया को उसके घर में परेशान रखो, ठीक है ना। उसने यूक्रेन ने उसे कब्जा वब्जा किया। तो अब आप तो फिर मेरी बात को सेकंड कर रहे हैं ना, कि फिर इसका मतलब इंटरेस्ट जब हैं तो कैसे फिर वो यूक्रेन वॉर खत्म करेगा? वॉर इज बिकमिंग कॉस्टली, नंबर 1। दूसरा, सारा यूरोप का और अमेरिका का बोझ सारा अमेरिका उठा रहा है। बाकी यूरोपियन कंट्रीज कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। सही है, ये बात इवन जर्मनी भी नहीं कर रहा। हाँ। जर्मनी ने रूस के साथ जितनी पाबंदियां इन्होंने लगाई, जर्मनी ने फॉलो नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं यार, हमें रहने दो, हमें इस तरह से। तो इसलिए एक नए एडजस्टमेंट होंगे, और उन नए एडजस्टमेंट्स के नतीजे में कुछ नई लामबंदी होगी, जिसको सबबंदी नहीं होगी। फ़लस्तीन कहाँ खड़ा देखते हैं ट्रम्प के दौर में आप, फ्यूचर में? देखिए, एक तो देखना चाहिए कि अब्राहम अकॉर्ड क्या था। अब्राहम अकॉर्ड में फ़लस्तीनी रियासत का उन्होंने बात नहीं की, अगरचे कि उसके बीच में थोड़ा बहुत बात जिक्र है कि अगर फ़लस्तीनी और अरब लोग जो है वो इज़राइल के साथ अपना मुफाहमत का रवैया इख्तियार करें, जंग को ख़त्म कर दें, तो देयर कैन बी सम एडजस्टमेंट। आपने एक बात की कि जो इज़राइली पीएम है उसके जवाब में बड़ा मोहतात रवैया इख्तियार किया ट्रम्प ने, ये आपने कहा अभी थोड़ी देर पहले, और उसकी मुबारकबाद को उस तरह कबूल नहीं किया। नहीं कबूल किया, बट मतलब जाहिर है वो तो एक डिप्लोमेटिक नॉर्म्स भी हैं, होते हैं ना, वो तो कबूल करना ही पड़ता है। अब मुझे आप ये बताइए कि क्या जिस तरह जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी वो सपोर्ट कर रही थी इजराइल को, क्या ट्रम्प भी इसी तरह करेगा? देखिए, अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट हो, कोई सदारत हो, कोई गवर्नमेंट हो, वो इजराइल को तो सपोर्ट करेंगे। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि इजराइल के ख़िलाफ़ हो जाएंगे। ट्रम्प के आने से ये है कि ट्रम्प की रिलेशनशिप
अरब कंट्रीज के साथ, खास तौर पर सऊदी अरब, अरब, जो वहाँ मैसेकर हो रहा है और उसके पीछे अमेरिका खड़ा है, आप समझते हैं कि उसके बाद देखिए तो फिर ये मैसेकर के बहुत सारे रीजन हैं, उसमें अमेरिका और बरतानिया भी रीजन हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा रीजन खुद फलस्तीनी, अरब और ईरान है। देखिए, आपने इजराइल के साथ पंगा लिया है बैठे बैठाए, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात, आपने इनवाइट किया उसको ताकि वो आपको पहले हमला आपने किया नहीं, वो नहीं, पहले हमला तो इधर से शुरू हुआ ना। अब मुझे बताइए कि ईरान और अमेरिका ताल्लुकात क्या होने जा रहे हैं? क्या कोई जंग होगी या कोई और ज़्यादा कशीदगी बढ़ जाएगी ट्रम्प के आने के बाद, या कुछ फ्रीज हो जाएंगे मामला? क्या किस तरफ जा रहा है? देखिए, डिपेंड करता है कि ईरान का रवैया क्या है। देखिए, इजराइल ने एक काम तो कर दिया, ईरान का रवैया तो डिफेंसिव है। आपने सुन ली, ईरान को अभी इजराइल ने अरबों को भी ट्रेन कर दिया है, और इजराइल ने वेस्टर्न पावर्स को ये कहा कि भाई मैं वाइस चैंपियन हूँ जो मुसलमानों को ठीक कर सकता हूँ और मैं ईरान को ठीक कर सकता हूँ। तो दो काम उसने किए। लेबनान में टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया उसने, हमास की टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया उसने, और इसी तरह उसने ये पैगाम दे दिया ईरान को भी कि जो खामनाई है उसकी जान को भी खतरा हो सकता है टारगेट पे। लेकिन अब मुझे बताइए, ट्रम्प के आने के बाद कोई फर्क पड़ेगा? ये तो बाइडेन की पॉलिसी थी ना। अब करंट क्या? बाइडेन सख्त पॉलिसी होगी। हाँ। मेरे ख्याल से मजीद सख्त होगी। ईरान को हो सकता है कि अपना जो एटमी प्रोग्राम है वो टोटली अबेंडन करना पड़े, क्योंकि इसमें एक आप बात समझ लीजिए कि बिटवीन द लाइंस Trump is very close to Saudi Arab also. It is close to Qatar also. It is close to सऊदी अरब ने गालिबन इन्वेस्टमेंट भी की है इस इलेक्शन में। देखिए, सऊदी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, लेकिन जो सऊदी इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, वो सारी कंपनीज जिनमें सऊदी इन्वेस्टमेंट है और बहुत बड़ा है, छोटा मोटा नहीं है, बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर है, वो सब ट्रम्प के ट्रम्प के हिमायत में यानी इन्वेस्टमेंट हुई। अच्छा सर, आप पाकिस्तान पे आ जाएं, आखिरी बात दो चार कर लेते हैं आपसे। इमरान खान के बारे में कहा जाता है ही इज़ कॉपी ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। जो कुछ ट्रम्प के साथ हुआ वही इमरान खान के साथ हुआ। जो कुछ इमरान खान जिस तरह का रवैया और ख्यालात रखते हैं, इसी तरह के रवैया और ख्यालात ट्रम्प रखते हैं। ये पीटीआई वाले बड़े पुरजोश हैं, खुशियां मना रहे हैं कि अब उनके लीडर की रिहाई हो जाएगी और उनको छोड़ दिया जाएगा क्योंकि ट्रम्प वहाँ से दबाव डालेगा। क्या आपको लगता है? देखिए, मुल्कों की जो पॉलिटिक्स है या पॉलिसियाँ हैं वो अफराद से मुंसलिक नहीं होती, मफादात से होती हैं। मफादात से होती हैं और उनके ओवरऑल कंट्रीज के साथ रियासत से होती हैं। यहाँ जो पाकिस्तान की मिलिट्री है, ट्रम्प के दौर में जब इमरान खान गए थे तो साथ में बाजवा भी गए थे, समझे। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ट्रम्प के दौर में भी अमेरिका के करीबी रहेगी। तो एज लॉन्ग एज मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ है, मैं ज़्यादा इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देखता। ज़्यादा क्या भाई, अमेरिका खुद ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा वायलेटर है, तो वो इनको कैसे कहेगा कि आप सारी दुनिया को कहता है, वो इनको क्या? नहीं, वो कहता। आप समझते हैं कि कोई दबाव आएगा? नहीं आएगा आप कहते हैं? मुझे नहीं लगता कोई रेटरिक। मुझे पीटीआई वाले लोग हैं ना, उनकी उम्मीदें बड़ी होती हैं। दे हैव टू अंडरस्टैंड कि उनका प्रॉब्लम इंटरनेशनल नहीं है। उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को इंटरनेशनलाइज करके कुछ मिला नहीं। अमेरिका को गालियां देके क्या मिला उनको? नहीं, इसमें एक क्वेश्चन है ना कि अगर ट्रम्प किसी तरह का दबाव डालते हैं तो जो इमरान खान की वो साइफर की पॉलिसी या साइफर का नैरेटिव है वो तो पुटे लाइन लग जाएगा। आप मुझे ये बताएं कि अमेरिका चाइना के खिलाफ है, ट्रम्प जो है वो चाइना के खिलाफ है, पाकिस्तान चाइना की झोली में बैठा है, पाकिस्तान का सांस भी चाइना से निकलता है। भाई आप इस बात को भूल जाइए कि अमेरिका जो मर्जी करे, पाकिस्तान अब चाइना की झोली से नहीं निकल सकता। हाँ, कुछ IMF का और वर्ल्ड बैंक का थोड़ा बहुत प्रेशर वो यूज करते हैं। मेरा सवाल ये नहीं है सर, मेरा सवाल ये है कि इमरान खान की अगर सपोर्ट में ट्रम्प ने कुछ कहा या कोई बयान भी इवन दिया तो उसकी वो जो साइफर का जो प्रोपेगेंडा या नैरेटिव है या रेटरिक खत्म हो जाएगा। नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। मैं नहीं समझता हूँ कि उसमें कोई जान आएगी। देखिए, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की जो, देखिए आप एक बात समझ लीजिए, अगर इमरान खान की ये बात सही है, 2 मिनट के लिए फर्ज करते हैं सही है कि जी अमेरिकनों ने निकाला उसको, तो भाई
बाइडेन ने तो नहीं निकाला ना, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला उसको। उसका ये कहना है कि यूक्रेन जंग में मैंने रशिया की हिमायत की तो इसलिए, हालांकि इसके बाद रशिया की हिमायत करने का था क्या, ये ऐसे ही विजिटेड, सिंबॉलिक बेवकूफ़ी किया, और जो जाना नहीं चाहिए था उस वक्त जाने का कोई जरूरत नहीं थी। और इंडिया वाज क्लोज टू रशिया, अमेरिका, इंडिया तो गया नहीं, आप दौड़े चले गए। तो पॉइंट ये है, मेरा कहना यह है कि पीटीआई को अपनी सियासत को पाकिस्तान की हुदूद पे अंदर लाके पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करनी चाहिए। आप पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी लड़ रहे हो, आप पाकिस्तानी रियासत के साथ भी लड़ रहे हो, आप पाकिस्तानी फ़ौज के साथ भी लड़ रहे हो, पाकिस्तानी पॉलिटिकल पावर फोर्सेस के साथ भी लड़ रहे हो, और आप कहते हो ट्रंप आ गया। ट्रंप क्या करेगा? ट्रंप कुछ थोड़ी कर सकता है। अच्छा, क्या कर सकता है? आखिरी बात सर, पाकिस्तान के एटमी असासे हर अमेरिकन गवर्नमेंट को या पूरे यूरोप को या दुनिया को खटकते हैं, और इसके हवाले से वो मुख्तलिफ़ साजिशें मुख्तलिफ़ वक्तों में करते रहते हैं। मज़ीद साजिशें तेज़ होंगी, क्या होगा, या जैसा है वैसे ही रहे? देखिए, पॉइंट ये है, आप एटमी मुल्क हो, आप एटमी मुल्क हो, दुनिया में हेल्थ में, तालीम में, इकॉनमी में सबसे नीचे हो। ठीक है, और भी बहुत सारे शोबे। अच्छा, मैं एक बात कर रहा हूँ कि ये जो 3-4 बड़े मेजर शोबे हैं उसमें आप बिल्कुल नीचे हो। जब तक आप अपनी इकॉनमी को, अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को बेहतर नहीं करोगे, तो ये जो एटमी असासे हैं ये कल आपको बेचने पड़ेंगे, और ये आप बेचने के लिए तैयार हो। ये तो बिल्कुल एक, मतलब ये दानिशवराना गुफ्तगू हो गई ना। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में मजीद को पाकिस्तान पे दबाव या साजिश आने वाली है? एटमी असासे पाकिस्तान इतना रेलिवेंट नहीं है अभी अमेरिका के लिए सर जी, कोई पाकिस्तान इतना सर एटमी असासे तो है ना। क्या एटमी असासे? पाकिस्तान क्या करेगा? अच्छा चलो, पाकिस्तान बहुत रेलिवेंट था, इजराइल अरब अभी जो गजा, क्या पाकिस्तान ने कुछ किया? कुछ कर सका? या टर्की फॉर दैट मैटर कुछ कर सका? नहीं ना कर सके। बात यह है कि इन मुल्कों में फ्रीज तो कराना चाहते हैं ना, फिर भी वो पाकिस्तान के एटमी असासे फ्रीज तो कराना चाहते हैं। भाई फ्रीज करा दिए ना, कि नहीं इस्तेमाल होंगे, ना इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल होंगे, ना किसी और इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल होंगे, और कौन? अमेरिका के खिलाफ करेंगे, करो। अच्छा, ट्रंप इसमें मजीद कोई अपना हिस्सा नहीं डाले? पाकिस्तान इज नॉट रेलिवेंट एज फार एज ट्रंप पॉलिसी इज कंसर्न। मुस्लिम्स आर रेलिवेंट, मिडिल ईस्ट इज रेलिवेंट, ईरान इज रेलिवेंट। पाकिस्तान तो साइडलाइन में है, थोड़ा बहुत अमेरिका की खिदमत करेगा, ईरान के खिलाफ थोड़ी बहुत साजिशों में शरीक होगा, और क्या करेगा? पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, बहुत शुक्रिया जनाब सरदार मोहम्मद अशरफ खान साहब, आपने गुफ्तगू की। नाज़रीन, गुफ्तगू बड़े खुले अंदाज से हुई। ये सारी गुफ्तगू आपके हवाले, इसका तज्जिया आप कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।